नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आशा है आप सबने बड़े उत्साह के साथ दीपावली का पर्व मनाया। पॉल्यूशन के कारण कई जगहों पर पटाखे फोड़ने पर पाबंदी थी, आतिशबाजी कम हुई, पर राजनीति के मैदान में आज कई बम फूटे। यहां कोई पाबंदी नहीं है, या पटाखों और आतिशबाजी की कोई कमी महसूस नहीं हुई। महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन के उम्मीदवार शायना एनसी ने अरविंद सावंत पर बम फोड़ा। अरविंद सावंत उद्धव की शिवसेना में है और शायना शिंदे की शिवसेना की कैंडिडेट है। अरविंद सावंत ने आखिर ऐसा क्या कह दिया, शायना एनसी को गुस्सा क्यों आया, इसकी बात करेंगे। दूसरा बम फूटा कर्नाटक में। यह मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी ही पार्टी की सरकार पर रॉकेट चलाया। अपने नेताओं को चेतावनी दी, उनसे कहा उतनी ही गारंटी का वादा करें जितनी दे सकते हैं। खड़गे ने कहा अगर बिना विचार किए वादे करोगे तो सरकार दिवालिया हो जाएगी। खड़गे की इस बात को नरेंद्र मोदी ने पकड़ लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जनता को कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे झूठे वादों की संस्कृति से सतर्क रहना होगा। कांग्रेस के नेता हर कैंपेन में ऐसे वादे करते हैं जिनके बारे में वो जानते हैं कि वो उसे कभी डिलीवर नहीं कर पाएंगे। राजनीति के मैदान में तीसरा बम फोड़ा डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को कंडेम किया। उन्होंने कहा अगर अमेरिका में वो पावर में होते तो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा नहीं होने देते। ट्रंप के इस बयान से अमेरिका के चुनाव में कैसी आतिशबाजी हुई, इसकी चर्चा भी करेंगे आज की बात में। लेकिन शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र के चुनाव से, शायना एनसी और अरविंद सावंत की तकरार से। शिंदे गुट की टिकट पर चुनाव लड़ रही शायना एनसी ने उद्धव की पार्टी के सांसद अरविंद सावंत पर इनडिसेंट कमेंट करने का आरोप लगाया। इसके बाद शायना ने अरविंद सावंत के खिलाफ मुंबई के नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा दी। सावंत के खिलाफ महिला के मर्यादा को जानबूझकर ठेस पहुंचाने, अपमानित करने, डराने और मानहानि की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। असल में अरविंद सावंत मुंबा देवी सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अमीन पटेल के नॉमिनेशन में शामिल हुए थे। पत्रकारों से बात कर रहे थे। अरविंद सावंत ने कहा मुंबा देवी से शिवसेना के टिकट पर लड़ रही शायना बाहरी हैं, वो इंपोर्टेड माल है। इसी बयान को लेकर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। तो पहले आपको यह सुनाता हूं कि अरविंद सावंत ने आखिर कहा क्या था। उनकी हालत देखो ना भैया, जिंदगी भर वो भाजपा में रही, अब कहीं नहीं तो इनके दूसरे पार्टी में गई। और ये इम्पोर्टेड नहीं चलता, यहाँ इम्पोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है, ओरिजिनल माल है हमारा। आज जब अरविंद सावंत का ये बयान टीवी पर दिखाया गया तो शायना ने इसके खिलाफ केस दर्ज कराया। शायना महिलाओं के साथ नागपाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंची। महिलाओं ने अरविंद सावंत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शायना एनसी ने कहा कि अरविंद सावंत का कमेंट बताता है कि महिलाओं के लिए उनकी सोच कितनी घटिया है। सावंत के बयान उनका अपमान नहीं बल्कि सारी महिलाओं का अपमान है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शायना ने मां विकास आघाड़ी के दूसरे नेताओं को भी लपेट लिया। उन्होंने कहा अरविंद सावंत ने उनके लिए गलत बात कही, लेकिन न तो उद्धव ठाकरे ने, न शरद पवार ने और न ही नाना पटोले ने इसकी निंदा की। शायना ने कहा कि वो सावंत को तब तक माफ नहीं करेंगी जब तक वो थाने आकर उनसे माफी नहीं मांगते। अरविंद सावंत मुझे बोलते हैं कि मैं इंपोर्टेड माल हूं। माल का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिफिकेशन है या नहीं? माल का मतलब क्या है? आइटम है कि नहीं? मुझे ऐसे पेश कर रहे हैं कि मेरे मॉडेस्टी और मेरे डिग्निटी को सवाल प्रश्न चिन्ह उठता है। मैं पूछना चाहती हूं अरविंद सावंत जी को, जब वो 2014-2019 में हमें लेके जाते थे प्रचार के लिए, उनकी जीत के लिए, तब हम लाड़की बहन थे, और आज आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और वहां अमीन पटेल आपके बगल में खड़ा है और हंस रहा है, वहां के मुंबा देवी के एमएलए। मैं बोलना चाहती हूं कि मैं एक महिला हूं, लेकिन मैं माल नहीं। महाविनाश आघाड़ी के नेतृत्व की चुप्पी भी मुझे समझ में नहीं आता है कि उनका स्टैंड क्या है।
उद्धव ठाकरे जी नहीं बोलते हैं, संजय राउत जी नहीं बोलते हैं, नाना पटोले नहीं जी बोलते हैं, शरद पवार नहीं बोलते हैं। मेरा ननिहाल है मुंबा देवी में, मेरा काम है दक्षिण मुंबई में, मैं हूं बेटी दक्षिण मुंबई की। महिला को माल बुनाना, ये हर एक महिला अपनी आवाज आज उजागर करेगी, उठाएगी और पुलिस स्टेशन में, नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में उनको आके माफी मांगनी पड़ेगी। शायना एनसी बहुत समय से बीजेपी की नेता रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता रही हैं, तेज तर्रार हैं। इस बार ये सीट शिंदे की शिवसेना के कोटे में आई, इसलिए वो शिंदे की शिवसेना की उम्मीदवार हैं। इसलिए शायना एनसी को लेकर एकनाथ शिंदे ने बेहद सख्त बयान दिया। शिंदे ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ इस तरह की बात कहना शिव सैनिकों का चरित्र नहीं है। अगर बाल ठाकरे जिंदा होते तो बयान देने वाले का मुंह तोड़ देते। एकनाथ शिंदे ने कहा कि अरविंद सावंत के बयान का जवाब महिलाएं चुनाव में महाविकास आघाड़ी को देंगी। ये दुर्दैवी आहे की या महाराष्ट्रामध्ये ये दुर्भाग्यपूर्ण है। महाराष्ट्र में जिसने ऐसा किया उसे लाडली बहनें घर बिठाने का काम करेगी। अगर बाला साहब ठाकरे होते और किसी शिव सैनिक ने ऐसा बयान दिया होता तो वो उसका मुंह तोड़ देते। मैं केवल इतना कहूंगा कि लाडली बहनें चुनाव में इसका जवाब देंगी। आणि निवडणुकीमध्ये त्यांना कायम अब चुनाव का माहौल है। अरविंद सावंत के बयान को बीजेपी ने बड़ा इशू बना दिया है। दिल्ली में रविशंकर प्रसाद ने सावंत के बयान को कंडेम किया। उन्होंने कहा कि सावंत का बयान सुनकर उन्हें दुख हुआ। महिला किसी भी पार्टी से जुड़ी हो, उसका सम्मान करना हर किसी की जिम्मेदारी है। मैं बहुत दुखित हूं इससे, बहुत मुझे पीड़ा हुई है। मैंने यही टीवी पर देखा जो उनका कमेंट था। इट इज नॉट ओनली स्कैंडलस, इट इज शेमफुल, इट इज कंडेमनेबल। इसकी जितनी निंदा की जाए, देखिए राजनीतिक कार्यकर्ता जो महिला होती है वो किसी पार्टी की हो, सम्मान तो करना चाहिए ना। ये कौन सी बात है भाई? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत पीड़ादायक है। इसकी हम भर्त्सना करते हैं। अब मैं आपको इस मामले का दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। अरविंद सावंत ने जो कुछ कहा वो कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ, सबने उसे टीवी पर देखा सुना। लेकिन जब इस पर राजनीति शुरू हुई तो अरविंद सावंत अपने ही बयान का अलग ही मतलब बताने लगे। अरविंद सावंत ने कहा उन्होंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया। अमीन पटेल को भी उन्होंने माल कहकर ही संबोधित किया था। इसमें महिला पुरुष की बात करना ही गलत है। अरविंद सावंत ने कहा कि मुंबा देवी में शायना हार रही हैं, इसलिए उनके खिलाफ झूठा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही हैं। अगर उन्हें कोई शब्द बुरा लगा तो उनसे फोन करके बात कर सकती थी। इसके बाद अरविंद सावंत ने मामले को घुमाने के लिए मणिपुर का जिक्र किया। प्रज्वल रेवन्ना से लेकर आशीष शेलार तक के बयान गिना दिए। अरविंद सावंत ने कहा उन्होंने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है। शायना एनसी तो उनकी पुरानी साथी हैं, उनका अपमान वो कैसे कर सकते हैं। और इसके बाद अरविंद सावंत ने कहा उन्हें एफआईआर का कोई डर नहीं है। मेरा पूरा बयान जब भी आप बताओगे तो मेरा पूरा बयान पहले बताना, फिर जनता समझ जाएगी ये कितने झूठे लोग हैं ये लोग। भैया मेरा तो एक पहली बात, इनका नाम ही नहीं लिया मैंने। किसी ने पूछा कैंडिडेट इधर क्या, मैं बोला यहाँ इंपोर्टेड माल नहीं चलता, यहाँ देसी माल चल, यहाँ पर ओरिजिनल यहाँ बैठा है तो उसको भी मैंने माल का, तो माल मेरे कैंडिडेट को भी मैंने माल कहा ना। तो पुरुष स्त्री पर ऐसा है क्या, भेद है क्या? वो भी तो माल का। तो माल शब्द हिंदी है, उसका गलत आपकी नजरिया और बुद्धि अगर भ्रष्ट होगी तो गलत तरीके से देखोगे। रही बात इतना अगर आप संवेदना मतलब आपको रखते हो तो मेरी आप सभी को सवाल है, मणिपुर पे महिलाओं की व्यवस्थित ढिंड निकाली गई। आदरणीय प्रधानमंत्री ने अब तक ब्र नहीं निकाला है, जबान नहीं खोली है। महिलाओं का सम्मान कर रहे हो क्या? प्रज्वल रेड्डी नाम के जो एक सुपुत्र निकले, कुपुत्र, उसके पिता के प्रचार में दस्तूर खुद प्रधानमंत्री जी खड़े थे ना, गए ना। ये महिलाओं का सम्मान है। आशीष शेलार जी ने जो शब्द प्रयोग हमारी किशोरी ताई के बारे में किया था, भूल गए क्या? वो ऐसी पार्टी में आप लोग हो और आप हमें लांछन लगा रहे हो। मैं तो उल्टा कहूंगा, मुझे बदनाम कर रहे हो आप। पैरों तेरे जमीन हिल रही है तो डिपॉजिट भी नहीं रहेगा तो कुछ नया नया नाटक करके लोगों को पब्लिसिटी करनी है। 29 तारीख को बयान हुआ था, 2 दिन सोए थे क्या? 2 दिन के बाद किसी ने बसाया
अरे इसका इस्तेमाल करो, तो बाकी पोपट लोग भी सब जाके उठे, अरे वो भी सोए थे क्या 2 दिन? सब समझ जाओ, राजनीति है, गंदी राजनीति है, ये सत्ता जिहादी लोग हैं, ये कुछ भी करते रहेंगे। महिलाओं का सम्मान करते आया हूं, गौरवान्वित करते आया हूं, उसमें अग्रणी रहा हूं। एक पाप ने हमसे होता। अच्छा, मुझे समझ में आते, तो मेरी सहेली वैसे भी मित्र है। अरविंद सावंत अच्छी तरह जानते हैं उन्होंने क्या कहा था, किसके लिए कहा था और क्यों कहा था। और वो इधर उधर की बातें करके अपनी बदजुबानी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर अरविंद सावंत अपने बयान को जस्टिफाई करने की कोशिश न करते तो बेहतर होता। उन्होंने चाइना एनसी को इंपोर्टेड माल कहकर अभद्रता की, बदतमीजी की। हो सकता है गलती हो गई हो, जुबान फिसल गई हो, वो माफी मांगकर इस बात को वहीं खत्म कर सकते थे। क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। पर कुछ नेताओं की आदत होती है, वो राजनीति में आने वाली महिलाओं को सेकंड ग्रेड सिटीजन मानते हैं। अभी कुछ दिन पहले झारखंड में बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन को रिजेक्टेड माल कहा गया था। महाराष्ट्र में चाइना एनसी को इंपोर्टेड माल कह दिया गया। किसी महिला के लिए ऐसी भाषा को सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन अच्छी बात यह कि महाराष्ट्र में राजनीति में महिलाएं बड़ी हिम्मत से अपने विरोधियों को चुनौती दे रही हैं। जैसे चाइना एनसी ने अरविंद सावंत को चैलेंज किया, वैसे ही सुप्रिया सुले ने भी अपने भाई अजित दादा पवार को आड़े हाथों लिया। सुप्रिया सुले ने आज अजित पवार के 70,000 करोड़ के घोटाले पर सवाल उठाया। अजित पवार के करप्शन पर देवेंद्र फडणवीस से सफाई मांगी। फडणवीस पर अजित पवार को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। आज सुप्रिया सुले ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में अजित पवार को लेकर देवेंद्र फडणवीस से 3 सवाल पूछे। सुप्रिया सुले ने पूछा, अजित पवार लगे करप्शन के आरोपों से जुड़ी फाइल फडणवीस ने अजित पवार को दिखाई, उन्हें डराया, क्यों किया? सुप्रिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पब्लिक मीटिंग में अजित पवार पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था। देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इस केस की जांच के आदेश दिए थे। जांच रिपोर्ट की फाइल पर दस्तखत भी मुख्यमंत्री होने के नाते देवेंद्र फडणवीस ने किए थे। सुप्रिया सुले ने कहा, फडणवीस ने जिन अजित पवार के खिलाफ जांच करवाई उन्हीं को बुलाकर उनकी फाइल दिखाई। फडणवीस ने संवैधानिक पद का दुरुपयोग किया है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं देवेंद्र जी को एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ कि अजीत पवार जी पे उन्होंने जो आरोप किए 70,000 करोड़, उसकी फाइल उन्होंने ऑन ओथ अजीत पवार को दिखाई। इसका जवाब देवेंद्र फडणवीस को देना पड़ेगा। देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार पे आरोप किया, उसके बाद उनके आरोपों के बाद ही इंक्वायरी लगी। उसके बाद एक सीएम के नाते फाइनल सिग्नेचर मायने रखता है। किसने ऑर्डर की? देवेंद्र फडणवीस जी ने की। और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस जी ने अजीत पवार जिसके खिलाफ उन्होंने इतने सारे आरोप किए उसको बुलाया और दिखाया कि देखो ये क्या हो रहा है। तो जिस बच्चे को आप कह रहे, जिस बच्चे ने कॉपी किया, उसी बच्चे को आप दिखा के आपका पेपर दिखाएंगे और इसका जवाब देवेंद्र फडणवीस जी को देना पड़ेगा। उनके प्रेशर में आर पाटिल एक ईमानदार आदमी था, इसलिए अपने ही पार्टी के नेता से बात करके उन्होंने शायद इंक्वायरी लगाई होगी, लेकिन वो होम मिनिस्टर थे। फाइनल अथॉरिटी इज चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। तो अजीत पवार की इंक्वायरी आर पाटिल ने नहीं लगाई, अजीत पवार की इंक्वायरी देवेंद्र फडणवीस एज सीएम महाराष्ट्र लगाई। ऑन ओथ होते हुए भी उन्होंने अजीत पवार जी को बुलाया और फाइल दिखाई। ये गलत है, इसकी इंक्वायरी होनी। और वो भ्रष्टाचार की फाइल है। ये आरोप हमने नहीं किए, मैंने हमेशा उसका खंडन किया है। ये आरोप देवेंद्र फडणवीस जी। अजीत पवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे योगेंद्र पवार भी अपने चाचा पर पार्टी और परिवार दोनों तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। योगेंद्र ने कहा, अजीत पवार ने परिवार और पार्टी की विचारधारा से समझौता किया और बीजेपी से हाथ मिलाया। योगेंद्र पवार ने कहा, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें अपने चाचा के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ेगा,
लेकिन जिस तरह अजित पवार ने पार्टी तोड़ी, उससे परिवार के लोग दुखी हैं। शरद पवार का साथ देने के लिए ही वो चुनाव लड़ रहे हैं। योगेंद्र ने कहा, दिलों के बीच दूरियां बढ़ गई हैं, लेकिन अजित पवार अगर पहल करेंगे तो सब ठीक हो सकता है। चाचा के खिलाफ या किसी के खिलाफ मुझे खड़ा रहना पड़ेगा, ऐसे मैंने सोचा भी नहीं था। सबको लगा कि पवार साहब के साथ खड़ा रहना चाहिए और हम सब ने मिलके वैसा हमारा निर्णय लिया। हमारे घर में पहले से अलग अलग विचार के लोग थे, आज भी है, पर घर एक रह सकता है, ये हमको जो हमारी परदादी है उन्होंने ये संस्कार हम पे दिए हैं और उन्हीं संस्कार को लेके हम सब आगे जा रहे हैं। आइडियोलॉजिकली मुझे अभी वो लगता नहीं कि हम साथ आ सकते हैं। दूरियां काफी बढ़ गई, दूरियां काफी बढ़ गई है, दिलों की ऐसे नहीं, पर आइडियोलॉजिकली हमारा परिवार हमेशा बीजेपी के खिलाफ था, बीजेपी के विचार के खिलाफ था और आज भी हम जहां कल थे आज भी हम सब वहां ही है। लेकिन अजित पवार अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट हैं। अजित पवार लगातार बारामती में कैंपेन कर रहे हैं। आज अजित पवार ने कहा उन्हें बारामती के हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। पिछले 30 साल से वो बारामती की सेवा कर रहे हैं। अब बारामती के लोग ही ये फैसला करेंगे कौन सही है कौन गलत है। अधिकार आहे त्यांना मत मागणे, उनको भी वोट मांगने का अधिकार है। मतदाता मुझे भी सुनेगा, उन्हें भी सुनेगा, उसके बाद ही उन्हें जो सही लगेगा वो उसे वोट करेंगे। बारामती के लोगों ने मुझे पहले ही चुनाव से बहुत प्यार दिया है। जब मैं युवा था और 30 की उम्र का था, उस वक्त के लोग आज 60 साल के हो गए हैं। उन लोगों के साथ मुझे नौजवानों का भी समर्थन मिल रहा है। महिलाएं बड़ी संख्या में मुझसे मिलने आ रही हैं और ये उत्साह 20 तारीख तक इसी तरह और बढ़ता रहेगा, इसकी मुझे उम्मीद है। सुप्रिया सुले ने आज जो सवाल पूछे वो बीजेपी के नेताओं से बार बार पूछे जाते हैं। ये कोई सीक्रेट नहीं है कि अजित पवार पर करप्शन के गंभीर आरोप थे। ये आरोप बीजेपी ने ही लगाए थे। इन्हीं आरोपों से बचने के लिए उन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाया था, बीजेपी की मजबूरी का फायदा उठाया था। बीजेपी की मजबूरी यह थी कि उस समय अगर शिंदे के एमएलए सुप्रीम कोर्ट से डिस्क्वालीफाई हो जाते तो सरकार गिर जाती। बीजेपी ने यह इंश्योर करने के लिए कि सरकार बनी रहे अजित पवार से डील की थी। शिंदे के एमएलए बच गए, सरकार को कोई खतरा नहीं आया, लेकिन अजित पवार महायुति का हिस्सा बन गए। और सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, देश भर में बीजेपी को सफाई देनी पड़ती है कि जिस अजित पवार को नरेंद्र मोदी ने करप्ट कहा, उन्हें अपने साथ क्यों लिया। यह सवाल महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन में बार बार उठेगा। सच तो है कि अजित पवार बीजेपी और शिंदे की शिवसेना के लिए गले की ऐसी हड्डी बने हुए हैं जिसे न निगलते बनता है न उगलते। और सुप्रिया सुले देवेंद्र फडणवीस की इस मजबूरी का पूरा फायदा उठा रही हैं। अपने भाई को बारामती में कॉर्नर करने में जुटी हुई हैं। बारामती में पवार परिवार के बीच झगड़ा है तो मुंबई की माहिम सीट को लेकर ठाकरे परिवार और महायुति में भी लड़ाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। माहिम से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव में अमित ठाकरे के खिलाफ उद्धव की शिवसेना ने महेश सावंत को खड़ा किया है। राज ठाकरे का परिवार और उनकी पार्टी के नेता बार बार उद्धव को इस बात की याद दिलाते हैं कि आदित्य ठाकरे के चुनाव में एमएनएस ने उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था। उद्धव ने परिवार की मर्यादा का ख्याल नहीं रखा। आज माहिम सीट को लेकर संजय राउत ने साफ साफ बात की। संजय राउत ने कहा कि राज ठाकरे महायुति को सपोर्ट कर रहे हैं। महाराष्ट्र में अगाड़ी एक सीट का भी रिस्क नहीं ले सकती, इसलिए उनकी पार्टी ने अमित ठाकरे के खिलाफ कैंडिडेट दिया है। राउत ने कहा कि अमित बाला साहब के परिवार के बेटे हैं, उन्हें लड़ाई से क्यों डर लग रहा है। संजय राउत ने कहा कि माहिम शिवसेना का गढ़ है और वहां से महेश सावंत ही जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी को जो मदद करता है, जो पार्टी के आने से भारतीय जनता पार्टी को मदद मिलेगी, ऐसी कोई किसी भी पार्टी को हम समर्थन नहीं देंगे। राज ठाकरे की पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिनकी कोई विचारधारा ही नहीं। 2 साल पहले ये बोल रहे थे मोदी और शाह को महाराष्ट्र में आने मत देना, और आज आप मोदी शाह के गुण गा रहे हो। ये सब
स्वार्थ की राजनीति है, महाराष्ट्र के हित के लिए काम नहीं कर रहे, इसलिए हम इस पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। परिवार का मामला परिवार देख लेगा ना, आप क्यों पॉलिटिक्स लाते हो? परिवार का मामला है तो परिवार बैठकर देख लेंगे आपस में, उसमें राजनीति क्या है? एक बेटा हमारा परिवार का चुनाव में खड़ा है, लड़ने दो उसको, लड़ेगा और जीतेगा। इस प्रकार से अगर लड़ता है तो लड़ने में मजा है ना, दिखाया था बड़ा दिन, लेकिन उस वक्त की पोजीशन अलग थी, स्थिति अलग थी। इतना ही कहता हूं कि शिवसेना का उम्मीदवार महेश सावंत है, वो जीत जाएगा। हमारा ही गढ़ है, ये हमारा गढ़ है, रहेगा हमेशा। अमित ठाकरे के खिलाफ महेश सावंत चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी एक बड़ी मजबूरी है। ठाकरे परिवार का मेंबर होने की वजह से महेश सावंत अमित ठाकरे पर तीखे हमले नहीं कर पा रहे। वो बार बार ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अमित ठाकरे बड़े परिवार के बेटे हैं, उनका माहिम के लोगों से कोई डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, वो यहाँ की प्रॉब्लम्स को नहीं समझते। माहिम, दादर, प्रभादेवी हमारा पारंपरिक गढ़ है, जहाँ पे हमारी स्थापना हुई है शिवसैनिकों, कैसा गढ़ छोड़ेंगे हम? मैं बाला साहब ठाकरे का प्रतिनिधि हूँ, उद्धव ठाकरे जी का प्रतिनिधि हूँ, ठाकरे घराना क्या इधर चलेंगे? अमित ठाकरे जी बड़े आदमी है, वो अभी तक कभी उनको पूछिए, कभी जमीन पे अभी चल रहे हैं क्या? उनको मालूम भी नहीं रहेगा कि क्या क्या समस्या ये प्रभादेवी दादर माहिम में। लोगों के कभी मिले हैं क्या? कभी एक फोटो दिखाई मेरे को। 35 साल मैंने सिर्फ लोगों की सेवा की है, कभी रात नहीं देखा, कभी दिन नहीं देखा, बारिश नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। जब भी फोन आता है तभी तुरंत जाके उनका सेवा करता है। यहाँ पे कोई बड़ा आदमी आएगा, छोटा आदमी आए नहीं, मैं रोज लोगों के साथ रहता हूँ, मेरा रिलेशन लोगों के साथ है। महेश सावंत को अमित ठाकरे ने सीधा जवाब नहीं दिया। जो नैरेटिव वो तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं उसका जिक्र जरूर किया। असल में आज अमित ठाकरे ने माहिम में डोर टू डोर कैंपेन की। अमित ठाकरे ने कहा वो चुनाव प्रचार में बड़ी रैलियां नहीं करेंगे, उनका मकसद लोगों के बीच रहना है, इसलिए वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और उस पर ही फोकस रख रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और मुझे इस प्रकार की रैली, जो मैं रैलीज में ज़्यादा बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैं डोर टू डोर जाके लोगों को मिलने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, मुझे वो कनेक्ट अच्छा लगता है और जो सपोर्ट मिल रहा है वो मेरे एक्सपेक्टेशन से कहीं बढ़कर है। माहिम में अमित ठाकरे की प्रॉब्लम सिर्फ उद्धव ठाकरे की पार्टी नहीं है, बल्कि शिंदे की शिवसेना से सिटिंग एमएलए सदा सरवणकर भी चुनाव के मैदान में है। हालांकि शिंदे की पार्टी और बीजेपी उन पर नॉमिनेशन वापस लेने का दबाव बना रही है, लेकिन इसके बावजूद सरवणकर चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। फडणवीस तो खुलकर कह चुके हैं कि बीजेपी माहिम में अमित ठाकरे को सपोर्ट करेगी। आज सदा सरवणकर ने कहा कि वो महायुति के उम्मीदवार हैं, चुनाव जरूर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बाल ठाकरे ने चुनाव में परिवार से ज्यादा शिव सैनिकों को अवसर दिया। राज ठाकरे को भी यही करना चाहिए और अमित ठाकरे को अपना पर्चा वापस लेना चाहिए। मुझे किसी ने बोला नहीं है कभी, ना राज साहब ने बोला है, ना और किसी ने बोला है पीछे ले लो करके। हाँ, मेरे ऊपर प्रेशर है, हमारे शिव सैनिक है, हमारे मतदाता है, उनका प्रेशर है। वो बोल रहे किसी भी हालत में पीछे नहीं लेना चाहिए, हमको 365 दिन काम करने वाला सर्वसामान्य आदमी चाहिए। हम कार्ड ढूंढेंगे और को नाम लेके नहीं आगे जा रहा हूँ, मैं मेरा काम दिखा के वोट मांग रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मतदाता ने एक निश्चय किया है कि बाला साहब के विचार आगे लेके जाने वाला अपने को 365 दिन उपलब्ध है, ऐसा उम्मीदवार अपने को चाहिए। शिवसेना, भारतीय जनता पक्ष, राष्ट्रवादी और आठवलेकर, ये महागठबंधन है और ये महागठबंधन का यहाँ का जो सीट है वो सेना के हिस्से में है। तो हमारा गठबंधन में मन सेना नहीं है, ये भी कल शाम को उन्होंने बताया। हम लोग ठाकरे फैमिली का सम्मान करते हैं, बड़े लोग हैं हम लोग, एक गरीब घर से 30 साल मेहनत करके यहाँ तक आया है। मैं इतना ही राज साहब को विनती करने वाला हूँ कि हमारा ये जो नाता है आप उसको आशीर्वाद दो। मैं उनके पीए के साथ मेरा बातचीत हुआ है और राज साहब जिस दिन मुझे टाइम देंगे उस दिन जाके मैं उनको विनती करूँगा कि मैंने 30 साल काम किया है, जनता में रह के काम किया है, उनके सुख दुख में मैंने काम किया है, तो मुझे आशीर्वाद दे दो करके मैं बोलने वाला हूँ, क्योंकि बाला साहब ने भी यही चीज़ किया है।
अमित ठाकरे की प्रॉब्लम है कि उनके सामने दो दो शिव सैनिक खड़े हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अमित ठाकरे को इस चुनाव में इस बात का फायदा मिलेगा कि वो राज ठाकरे के बेटे हैं। राज ठाकरे की अपनी फॉलोइंग है, उनकी एक अलग छवि है, उनका अंदाज लोगों को बाला साहब ठाकरे की याद दिलाता है। और सब कहते हैं कि अगर राज ठाकरे ठीक से मेहनत करते तो महाराष्ट्र की राजनीति में वो आज काफी आगे पहुंच चुके होते। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी पार्टी को महाराष्ट्र के चुनाव में एक मुश्किल में डाल दिया। ऐसा बयान दे दिया जो पार्टी को भारी पड़ सकता है। खड़गे ने यह बयान दिया तो कर्नाटक में, लेकिन इसकी गूंज महाराष्ट्र और झारखंड में सुनाई दी। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के नेताओं को नसीहत दी है कि वो चुनाव में उन्हीं गारंटियों का ऐलान करें जिन्हें पूरा करने के लिए उनके पास पैसा हो। कहीं ऐसा ना हो कि चुनावी गारंटी पूरा करने के चक्कर में पूरा राज्य दिवालिया हो जाए। खास बात यह है कि खड़गे ने अपनी पार्टी के नेताओं को यह सलाह कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार के सामने दी। खड़गे ने इन दोनों नेताओं के सामने ही कहा, चुनावी गारंटी का ऐलान करने से पहले उसके बजट के बारे में असेसमेंट किया जाना चाहिए, वरना पार्टी का नाम खराब होगा। आपने यहाँ कितनी गारंटी दी है? 5। आपकी 5 गारंटी को देखते हुए मैंने महाराष्ट्र में 5 की घोषणा की है, लेकिन आपने कहा है कि एक गारंटी हटा दी जाएगी। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। लगता है आप अखबार नहीं पढ़ते, ये अखबारों में आया है। उन्होंने कहा कि हम समीक्षा करेंगे। जब आप समीक्षा करते हैं तो ये आलोचना करने का अवसर खोलता है। मैंने कहा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को 5, 6, 10 या 20 गारंटी की घोषणा नहीं करनी चाहिए। गारंटी की घोषणा बजट के आधार पर की जानी चाहिए, अन्यथा दिवालियापन हो जाएगा। अगर सड़कों के लिए पैसे नहीं है तो हर कोई आपके खिलाफ हो जाएगा। अगर सरकार फेल होती है तो आने वाली पीढ़ी के पास बदनामी के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ये बातें कन्नड़ में कही गई थी, हमने आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन सुनवाया। अब मैं आपको बता देता हूं कि कर्नाटक सरकार की वो कौन सी चुनाव की गारंटियां हैं जिन्हें पूरा करने में अब सरकार के पसीने छूट रहे हैं। कर्नाटक में इस वक्त 5 मुफ्त की स्कीम्स चल रही हैं। इसमें पहली गारंटी है अन्नभाग्य। इस योजना के तहत सरकार हर बीपीएल परिवार को महीने में 10 किलो चावल मुफ्त में देती है। दूसरी गारंटी है गृह लक्ष्मी योजना। इसके तहत परिवार की एक महिला के बैंक अकाउंट में हर महीने 2000 रुपए भेजे जाने हैं। तीसरी गारंटी है गृह ज्योति। इस योजना के तहत हर घर को 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वायदा किया गया है। और चौथी गारंटी है शक्ति फ्री बस योजना। इस योजना के तहत महिलाओं को सरकारी बसों में फ्री बस सेवा प्रदान की जानी है। पांचवी गारंटी है युवा निधि योजना। इस योजना के तहत बेरोजगार डिप्लोमाधारी को 1500 और बेरोजगार ग्रेजुएट को 3000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार ने बयान दिया था कि सरकार शक्ति फ्री बस योजना की समीक्षा कर सकती है, क्योंकि कई महिलाओं ने टिकट लेने की इच्छा जताई है। इसी पर कर्नाटक में बीजेपी ने पलटवार किया और सरकार से अपने चुनावी वादे से पीछे हटने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर एक के बाद एक 4 ट्वीट किए। मोदी ने देखा कि कर्नाटक हो, हिमाचल हो या फिर तेलंगाना, कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए वादे तो कर देती है, लेकिन इसके लिए पैसा कहां से आएगा इस पर नहीं सोचती। मोदी ने लिखा, जनता को कांग्रेस के खोखले वायदों से सावधान रहना चाहिए। दिल्ली में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद ही कांग्रेस की पोल खोल दी। आज कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से पहली बार स्वीकार किया है कि कांग्रेस के द्वारा जो होता रहा है वो जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात रही है। क्या श्रीमान खड़गे साहब माफी मांगेंगे? जो तेलंगाना में हो रहा है, जो कर्नाटका में हो रहा है, जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, और जिस तरह से तथाकथित इंडिया गठबंधन के लोग घोषणा का अंबार लगाने की बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में, झारखंड में, ये क्या है? वहां भी वही होगा, जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात होगी।
तो कृपया करके आने वाले चुनाव में वहां की जनता भी समझे इस बात को कि आगे से ये उनके अध्यक्ष का वक्तव्य है, और वो जब घोषणा करें तो पहले पूछें इस घोषणा का आधार क्या है, बताओ करोगे कि नहीं करोगे, या वही होगा जो हिमाचल, कर्नाटका और तेलंगाना में हो रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखकर खड़गे के बयान पर सवाल उठाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लिखकर ही मोदी को जवाब दिया। खड़गे ने कहा, झूठे वादे तो मोदी सरकार ने किए हैं। उन्होंने मोदी को उनकी सरकार के 7 वायदे याद दिलाए। खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरी, बहुत ही महंगाई की मार, अच्छे दिन, विकसित भारत, न खाऊंगा न खाने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा और सबका साथ सबका विश्वास जैसे नारे दिए थे, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। यही बातें कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दोहराई। No, nothing is there. Karnataka, we are implementing in a greater way. हमने कर्नाटक में जो भी वादे किए थे उन्हें सही तरीके से लागू किया जा रहा है। कोई भी इसे चेक कर सकता है कि योजनाएं लागू हो रही हैं या नहीं। चुनावी गारंटी वाला कांग्रेस का मॉडल हिट है। कर्नाटक सरकार हर वादा पूरा कर रही है। आप इसकी जांच कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो भी कहा वो गलत है। हकीकत तो ये है कि मोदी सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर पा रही है। मोदी ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? मोदी सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर पा रही है, लेकिन आरोप कांग्रेस पर लगा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बात कही वो है तो सही। चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेता ऐसी गारंटी दे देते हैं कि सरकार बनने के बाद उन्हें पूरा करना मुश्किल हो जाता है। कर्नाटक में गारंटी पूरा करने के लिए फंड की कमी है। राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मुफ्त का माल बांटने के लिए राज्य सरकार के पास पैसे नहीं है। और जब ऐसा होता है तो उन्हें अपनी बात से पीछे हटना पड़ता है। हिमाचल में राज्य सरकार के बजट का बैलेंस बिगड़ गया। सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं बचे। लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ कांग्रेस की नहीं है। मुफ्त का माल, फ्री की सुविधाओं की गारंटी चुनाव जीतने का शॉर्टकट बन गई है। जब दिल्ली में केजरीवाल ने मुफ्त की बिजली और मुफ्त के पानी का वादा किया था, उसके बाद उनकी लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई, तो बाकी पार्टियों को लगा चुनाव जीतने का ये एक अच्छा तरीका है। बीजेपी ने शुरुआती दौर में इसका विरोध किया था, देश की अर्थव्यवस्था की बात की थी, पर कर्नाटक के चुनाव में हार के बाद बीजेपी ने भी कई जगह फ्री बीज के वादे किए। महाराष्ट्र के चुनाव में तो चुनाव से पहले लाडली बहनों के लिए कैश ट्रांसफर किया गया। ऐसी कई सारी योजनाएं शुरू की गई जो सिर्फ वादा नहीं है बल्कि लागू कर दी गई, और चुनाव में इसका फायदा होगा ये दिखाई दे रहा है। ऐसी समस्या तब पैदा होती है जब सब ये काम करते हैं। जब तक सारी पार्टियां मिलकर फैसला नहीं करती, एक मत नहीं होती, सब एक साथ मिलकर तय नहीं करती कि मुफ्त का माल बांटना अल्टीमेटली नुकसान का सौदा है, तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि एक करेगा तो दूसरे को मजबूरी में करना ही पड़ेगा। कोई भी चुनाव हारना नहीं चाहता। झारखंड के असेंबली इलेक्शन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया। असल में हेमंत सोरेन ने बरहेट सीट से जो पर्चा दाखिल किया है उसके मुताबिक उनकी उम्र 5 साल के अंतराल में 7 साल बढ़ गई है। 2019 में हेमंत सोरेन ने नामांकन के दौरान जो एफिडेविट दिया था उसमें उनकी उम्र 42 साल लिखी है और 2024 में उनकी उम्र 49 साल लिखी गई है। इसे लेकर बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन में शिकायत की है। बरहेट सीट से हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीजेपी के कैंडिडेट हेम्ब्रम ने हेमंत सोरेन पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने नॉमिनेशन के दौरान जो एफिडेविट दिया उसमें अपनी एज को लेकर गलत इंफॉर्मेशन दी, इसलिए उनका नामांकन रद्द होना चाहिए। झारखंड में बीजेपी के प्रभारी और असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ साफ कहा, यह सिर्फ हेमंत सोरेन का एफिडेविट हो यह मामला नहीं है। जेएमएम में ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ झूठ का बोलबाला है। आप उनको अगर हलफनामा देखते हो तो 2 साल अपने आप बढ़ चुका है। कैसे बढ़ा, क्या हुआ, उनको ही बताना है। लेकिन हम इतना ही बात बोलना चाहता हूं, ये पूरा जो जेएमएम है ना, ये ठगने का एक बड़ा मशीन है। ठगने का सिवा और कुछ काम नहीं करता है ये लोग। दुनिया को ठगना,
लोगों को ठगना, झारखंड को ठगना, यही उनका मुख्य काम है। पूरा जो तंत्र है वही झूठ का ऊपर है। बस झूठ का सिवा यहाँ कुछ नहीं है। नौकरी देने का वादा झूठ, हमारा माता बहू को बोला गया था कि सोने का सिक्का मिलेगा शादी का समय, वो भी झूठ। पूरा एक झूठ का भंडारा लेके ये लोग बैठा हुआ है। उम्र के सवाल पर हेमंत सोरेन का रिएक्शन तो नहीं आया, लेकिन उनकी पार्टी के लीडर और रांची सीट से जेएमएम की कैंडिडेट महुआ माझी ने कहा, बीजेपी जानबूझकर ऐसे मुद्दे उछाल रही है जिसका कोई मतलब नहीं है। रही बात हेमंत सोरेन के एफिडेविट की, तो उसमें जो भी जानकारी दी गई है वो सही है। देखिए, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। बीजेपी तो अनावश्यक रूप से लोगों को परेशान करने के लिए इस तरह के काम करती है। ये टेक्निकल बातें हैं तो ये वहां से तय होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सारी इन्फॉर्मेशन सही है। बीजेपी तो हर तरह का तिकड़म भिड़ाती है। मैंने कहा ना कि उनको विकास पर चुनाव नहीं लड़ना है, वो पीठ पीछे ही छुरा भोगने का काम करने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। ये चुनाव लड़ेंगे और बहुत अच्छे से हम लोग जीत के यहाँ सरकार बनाएंगे। जेएमएम इस बारे में कुछ कह नहीं रही है, लेकिन बड़ी बात है, अगर कोई मुख्यमंत्री अपने हलफनामे में ये जानकारी दे कि उसकी उम्र 5 साल के दौरान 7 साल बढ़ गई है, तो विरोधी सवाल तो उठाएंगे ही। इसका मतलब साफ है, अगर हेमंत सोरेन का ये वाला हलफनामा सही है तो उनका पिछला एफिडेविट गलत था। उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीजेपी कैंडिडेट ने हेमंत सोरेन के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। फैसला चुनाव आयोग को करना है। तब तक चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन का यह हलफनामा बड़ा इशू बनेगा। और अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिका की राजनीति की। अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया। ट्रंप ने हिंदुओं को दिवाली की बधाई देते हुए लिखा कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा की कड़ी निंदा करते हैं। ट्रंप ने कहा कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पर हमले हो रहे हैं, लूटपाट की जा रही है, बांग्लादेश में पूरी तरह से अराजकता की स्थिति है। ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में अपनी राइवल कमला हैरिस और प्रेसिडेंट जो बाइडेन पर आरोप लगाते हुए कहा, उन्होंने दुनिया भर और अमेरिका में हिंदुओं की अनदेखी की है। ट्रंप ने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो ऐसा कभी नहीं होने देते। वो अमेरिका में रह रहे हिंदुओं की भी रक्षा करेंगे। भारत में विश्व हिंदू परिषद जैसे कई संगठनों ने ट्रंप के इस बयान का स्वागत किया। वीएचपी के स्पोक्सपर्सन विनोद बंसल ने कहा कि हिंदुओं के खिलाफ होने वाली हिंसा की वर्ल्ड लीडर आलोचना नहीं करते। कई नेता तो ऐसे हैं जो हिंदुओं पर हुए जुल्म की खबर को दबा देते हैं, उसे नोटिस ही नहीं करते। ऐसे में ट्रंप के बयान से दुनिया का ध्यान बांग्लादेशी हिंदुओं की तरफ जरूर जाएगा। ये एक स्वागत कदम है। देखिए कि कोई वर्ल्ड लीडर और खासकर अमेरिकन लीडर इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि हाँ, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है वो गंभीर था और नहीं होना चाहिए था और इसी चीज़ें रुकनी चाहिए थी। तो इस एक स्वागत कदम है। लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी अजीब विचित्र विडंबना है देश की और दुनिया की कि जब हिंदुओं के ऊपर हमले होते हैं, हिंदुओं को सताया जाता है, तो न सिर्फ बाकी वर्ल्ड लीडर्स जो है ना चुप्पी साध लेते हैं, अपितु साथ ही साथ उस ऑपरेशन को ऑपरेशन नहीं माना जाता, उसको उत्पीड़न को उत्पीड़न नहीं माना जाता, ऐसी खबरों को छुपाया भी जाता है। तो ये स्वागत कदम है। मैं कहता हूँ डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों, यूएन सेक्रेटरी जनरल को और बाकी लोगों को भी इस बारे में और यूएन एचआरसी को भी आगे आना चाहिए। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ और हो रहा है बेहद गंभीर है। अब ये पूछा जा सकता है कि अगर ट्रंप ने अमेरिका में रह रहे भारतीयों का दर्द समझा, उनका वोट पाने के लिए बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर बयान दिया, तो फिर कमला हैरिस को किसने रोका? वो भी ऐसा कर सकती थी, वो भी वोट हासिल कर सकती थी। हालांकि ये बिल्कुल संभव है कि ट्रंप ने भारतीय मूल के अमेरिकी लोगों को लुभाने के लिए ट्वीट किया हो, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में इंडियन ओरिजिन के लोग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन ट्रंप के लिए मुश्किल यह है कि भारतीय समुदाय के ज्यादातर लोगों को डेमोक्रेटिक पार्टी का ट्रेडिशनल वोटर माना जाता है। अमेरिका में इंडियन ओरिजिन के करीब 23 लाख वोटर हैं और हर चुनाव में इनका वोटिंग परसेंट बढ़ता जा रहा है। 2016 के चुनाव में 62% भारतीयों ने वोटिंग की थी, जो 2020 में बढ़कर
71% हो गई। कमला हैरिस भी इंडियन ओरिजिन की हैं, तो माना जा रहा है कि चुनाव में भारतीय समुदाय के लोग और भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इसी संडे को कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस की तरफ से जारी सर्वे के मुताबिक 61% भारतीय अमेरिकी वोटर कमला हैरिस को वोट देना चाहते हैं, जबकि 32% वोटर ट्रंप के साथ हैं। एशियाई अमेरिकी कम्युनिटी के डेटा कलेक्ट करने वाली एक और एजेंसी AAPI के सर्वे के मुताबिक भारतीय अमेरिकियों में से आधे से ज्यादा यानी 55% वोटर डेमोक्रेट पार्टी के साथ हैं, जबकि 26% रिपब्लिकन के वोटर हैं। हालांकि जो सर्वे हुए हैं उनमें भारतीयों का थोड़ा झुकाव ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी की तरफ देखने को मिला है। खासकर पुरुष वोटर ट्रंप के साथ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर किया गया ट्रंप का ट्वीट भारतीयों के बीच उनकी लोकप्रियता को बढ़ा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप वास्तव में इन धार्मिक समुदायों की चिंता करते हैं। उन्हें पता है कि बांग्लादेश में क्या चल रहा है। उन्हें बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न को लेकर सारी जानकारी है। बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति पर इनकी नजर है। ट्रंप ने उन अमेरिकी भारतीयों का सपोर्ट किया है जो बांग्लादेश में हो रहे मानवाधिकार के उल्लंघन से चिंतित हैं। दिवाली के मौके पर ऐसा करना तो और भी ज्यादा खास है। अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के कई लोग ट्रंप की योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं। कमला हैरिस ने अभी तक इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोला है। मुझे लगता है कि ट्रंप के इस बयान के बाद चुनावी समीकरणों में कुछ बदलाव जरूर होगा। ट्रंप ने हिंदुओं के मुद्दे पर बोलकर आज एक नया इतिहास बनाया है। ट्रंप के इस बयान का मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है, ये जानने के लिए हमने उनके सहयोगी शलभ कुमार से बात की। शलभ कुमार 2015 से ही रिपब्लिकन पार्टी में अहम पोजीशन पर हैं। ट्रंप को पॉलिटिकल डोनेशन देने वाले बड़े डोनर्स में उनका नाम है। वो हिंदू कोएलिशन ऑफ रिपब्लिकन नेशनल कमेटी के चेयरमैन हैं। शलभ कुमार ने कहा, ट्रंप ने बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर बयान चुनाव को देखते हुए नहीं दिया। ट्रंप हमेशा हिंदुओं और भारत के सपोर्टर रहे हैं, इसे लेकर उनकी पॉलिसी कंसिस्टेंट रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप और कैंडिडेट ट्रंप शुरू से ही, ये अब की बात नहीं है, उन्होंने 2016 में जब हमारी जो रैली हुई थी 3 weeks प्रायर टू द इलेक्शन, अक्टूबर 15, 2016, उसमें बोला था उन्होंने 2 चीज। एक, वी लव हिंदूज, ओके। दूसरी बात बोली थी उन्होंने कि इंडिया के लिहाज से वो बहुत प्रो इंडिया है। अभी 1 साल पहले उन्होंने और रिकॉर्डिंग की थी, भारत एंड अमेरिका सबसे अच्छे दोस्त। तो उनकी जो पॉलिसी चेंज नहीं हुई है, बिल्कुल उनकी पॉलिसी प्रो इंडिया, प्रो मोदी, प्रो भारत। ये कमला जो है, नाम से कमला है, लेकिन वो अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं मानती, वो ब्लैक अमेरिकन मानती हैं, ओके। और उनके लिए उनकी पॉलिसी में इतना फर्क है। कमला जो है वो उनके फादर थे मार्क्सिस्ट, मदर श्यामला वो सोशलिस्ट थे, तो वो रेडिकल लेफ्ट से चलते हैं। और रेडिकल लेफ्ट का हमास के साथ, रेडिकल लेफ्ट का लश्कर के साथ उनका बहुत रिश्ता है। तो जो पॉलिसी वाइज देखना चाहिए कि नाम सिर्फ कमला है लेकिन पॉलिसी अगेंस्ट इंडिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुई हिंसा पर चिंता जाहिर करके डोनाल्ड ट्रंप ने जाहिर है हिंदू वोटर्स को लुभाने की कोशिश की है। उन्होंने जो कुछ किया वो अपने फायदे के लिए किया। अमेरिका में कमला हैरिस के साथ उनकी कांटे की टक्कर है। हालांकि कमला हैरिस इंडियन ओरिजिन की हैं, उनकी मां श्यामला हिंदू थी, उनको अमेरिकन इंडियंस के वोट मिल सकते हैं, इसलिए ट्रंप ने यह दाव खेला। दीपावली के मौके पर उन्होंने कमला हैरिस और जो बाइडेन पर हिंदुओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। अगर इसकी वजह से हिंदू वोट ट्रंप की तरफ ट्रांसफर हुए तो उन्हें काफी फायदा होगा। अमेरिका में भारतीयों की एक बड़ी पहचान है। इंडियन अमेरिकन की तादाद 1.5 से 1.25% है और इनमें ज्यादातर हिंदू हैं। अगर हिंदू ट्रंप की तरफ थोड़ा बहुत भी झुके तो उनकी जीत पक्की हो जाएगी। आज की अच्छी खबर आपको बता दूं, भारत चीन सीमा पर भारतीय सेना ने आज से पेट्रोलिंग शुरू कर दी है।
पूर्वी लद्दाख के डेमचौक और देपसांग में डिसएंगेजमेंट के बाद आज से डेमचौक पर निगरानी शुरू हो गई है। जल्दी देपसांग पर भी पेट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। इसी बीच आज अरुणाचल प्रदेश से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और केंद्र सरकार में मंत्री किरेन रिजिजू भी भारत चीन बॉर्डर पर सेना के जवानों से मिलने पहुंचे और उनकी हौसला अफजाई की। किरेन रिजिजू बॉर्डर पर मौजूद चीन के सैनिकों के पास भी गए और उनसे भी थोड़ी बहुत बातें की। थोड़ा इसको हम जय हिंद नारा लगाते हैं। ये बहुत बड़ा सिंबल है ना। 108 ये लोग हाई एल्टीट्यूड प्रॉब्लम नहीं होता क्या? पूछो।这里的地方很高，你们的身体也好过的是。我们的身体已经适应了，没关系。कोई सब प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होने से ऑक्सीजन सिलेंडर तो होता होगा। इसके बाद एलएसी के बिल्कुल करीब बुमला पास पर किरेन रिजिजू ने आर्मी के जवानों के साथ दिवाली मनाई, केक काटा, मिठाइयाँ बांटी और फिर जवानों के साथ दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी पोस्ट की और कहा कि देश के बहादुर जवानों के साथ दीपावली मनाकर गर्व का एहसास हुआ। हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी दिवाली के दिन में जवानों के साथ ही टाइम बिताते हैं और हमने भी 2014 से दिवाली जवानों के बीच में ही बिताया है, क्योंकि आप लोग घर से इतना दूर है, हम क्यों घर में रहे हैं, इसलिए हम भी बॉर्डर में रहते हैं। किरेन रिजिजू की चीनी सैनिकों से बातचीत एक बड़ा कदम है, एक बड़ा सिंबॉलिक बात है, क्योंकि चाइना तो अरुणाचल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। वैसे भी किरेन रिजिजू बहुत एक्टिव हैं और हमेशा चाइनीज इशू पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। हरियाणा में चुनाव खत्म हो चुके हैं, बीजेपी की सरकार बन चुकी है, लेकिन राहुल गांधी की जलेबी की फैक्ट्री अभी भी चर्चा में बनी हुई है। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गोहाना पहुंचे। वहां उन्होंने अपने हाथ से गोहाना की मशहूर जलेबी बनाई, उसका स्वाद भी चखा। असल में आज हरियाणा का स्थापना दिवस है। इस मौके पर नायब सैनी एक प्रोग्राम में गोहाना गए थे। यहाँ उन्होंने हरियाणा दिवस के साथ साथ भगवान विश्वकर्मा की जयंती भी मनाई और उसके बाद गोहाना के मशहूर मातूराम जलेबी वाले के यहाँ गए। यहाँ उन्होंने पहले खुद जलेबियाँ बनाई, बीजेपी नेताओं के साथ बैठकर जलेबी खाई और बाद में इसकी तस्वीरें पोस्ट करते हुए राहुल गांधी पर चुटकी भी ली और लिखा कि हरियाणा में गोहाना की मातूराम की देसी जलेबी चलती है, फैक्ट्री की जलेबी नहीं। असल में राहुल गांधी की जलेबी की फैक्ट्री एक बड़ा मजाक बन गई है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने एक दिवाली पर डिनर दिया था, उसमें एक जलेबी का स्टॉल लगाया गया था जिसका नाम उन्होंने दिया था जलेबी की फैक्ट्री और जिसका लोगों ने खूब मजाक उड़ाया था।